नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि बुधवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत मिलते दिख रहे हैं। तो फाइनली लंबे वीकेंड के बाद अधिकतर मार्केट्स, सारे मार्केट्स यहां पर खुल चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा थिन वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। न्यू ईयर की छुट्टियों की तरफ अब जैसे जैसे बढ़ रहे हैं वहां पर हमें वॉल्यूम्स भी कम दिख रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी फिलहाल 80-85 अंक कमजोर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स यहां पर एक छोटे दायरे का बिल्कुल सपाट कारोबार दिखाई दे रहा है। और एसजीएक्स निफ्टी की भी बात करें तो माहौल कुछ कुछ ऐसा ही, बिल्कुल फ्लैटिश सा ट्रेड दिख रहा है। बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो सुस्ती हावी है, 200 अंक नीचे जापानीज मार्केट, और बाकी मार्केट्स भी एक छोटे दायरे में कुछ कमजोरी के साथ कर रहे हैं कारोबार। वहीं मिलीजुली सी ट्रेडिंग पैटर्न हमने कमोडिटी बाजार में भी बनती हुई देखी है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, पूरी जानकारी लेकर दीपांशु इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। न्यू ईयर की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली हर जगह थोड़ा सा कमजोर वॉल्यूम दिखेगा ही। तो जरा बताइए हुआ क्या एग्जैक्टली, कल क्या क्या देखने को मिला है? वॉल्यूम्स कम है बट वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो रही है नेहा, और उस वॉलेटिलिटी के बीच देखिए बाजार में जिस तरह का एक्शन बन रहा है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस जताने वाला नहीं है। अच्छा। क्योंकि अगर आप देखें कल तो इतनी पॉजिटिविटी थी क्योंकि चीन की तरफ से जो ऐलान आया कि उन्होंने कोविड नियम लगभग जितने भी रेस्ट्रिक्शंस थे वो पूरी तरह से नए साल में हटाने की तैयारी में वो जा रहे हैं, और उससे जो ऑप्टिमिज्म बना था वो कल शाम यूएस के एक्शन में आपको आते हुए नहीं दिखा। और इसकी वजह से देखिए आज सुबह एशिया में कितनी बड़ी गिरावट आ रही है। 0.5% नीचे आपको जापानीज बाजार दिख रहे हैं, कोरिया के बाजार काफी ज्यादा टूटते हुए दिख रहे हैं, 2% की ज्यादा की गिरावट आपको कॉस्पी में आती हुई दिख रही है। तो थोड़ी वहां पर भारी भरकम पिटाई होती हुई दिख रही है। और बाकी के भी जो एशिया के बाजार है वो इस समय कॉन्फिडेंस नहीं जता रहे हैं, तो अच्छी सिचुएशन नहीं दिख रही है जहां तक ग्लोबल मार्केट्स का सवाल है। और ये कल शाम यूएस के एक्शन में भी रिफ्लेक्ट हुआ था। 3 दिन के वीकेंड के बाद यूएस के बाजार खुले। फ्राइडे को थोड़ा चॉपी ट्रेड था, बट हमने देखा था कि 175 अंक बढ़कर डाउ बंद हुआ था और डेज हाई पर फ्राइडे को बंद हुआ था। उसके सामने कल 225 पॉइंट ऊपर आपको डाउ फ्यूचर्स दिख रहे थे, और फिर अगर आप देखें तो एंड ऑफ डे सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट ऊपर कल शाम डाउ बंद हुआ। तो जिस तरह की पॉजिटिविटी थी गोइंग इनटू कल शाम के सेशन, उसका अगर आप एक्शन देखें तो उतना नहीं था। इनिशियली काफी तेज गिरावट भी हुई, उसके बाद थोड़ा डाउ संभला, बट चॉपी ट्रेड रहा और हल्की ही बढ़त आपने डाउ में देखी। इनफैक्ट नैस्डैक पे तो आपने लगभग 1.5% की गिरावट आते हुए देखी। तो अच्छा सेशन बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा जहां तक अमेरिकी बाजार का सवाल है। कल जब हमारे बाजार बंद हुए थे तो नैस्डैक 0.5% ऊपर था, उसके सामने आपको 1.5% नीचे गिरा है। ब्रॉडर मार्केट में भी सेल ऑफ था, रसल 2000 भी आपके लिए 0.5% नीचे गिरकर आया है। ग्रोथ की चिंता, मंदी की आशंका, दोनों फैक्टर्स थोड़ा हावी थे। जैसे आपने कहा वॉल्यूम्स भी थोड़े कम थे तो वॉलेटिलिटी ज्यादा थी। बॉन्ड यील्ड कल बढ़कर 3.8% के ऊपर गए, अभी रिसेंटली 3.5% की बॉन्ड यील्ड थी। तो पिछले कुछ सेशंस में बॉन्ड यील्ड में भी आप तेजी से उछाल आते हुए देख रहे हैं। आईटी सेक्टर यहां पर जम के पिटाई हुई और उसमें हमने देखा टेस्ला का शेयर 11% आपको लुढ़कते हुए दिखा है। चीन में डिमांड की आशंका है, चीन में इन्हें प्रोडक्शन शटडाउन भी करना पड़ा। हालांकि एक शेड्यूल्ड शटडाउन था इनकी शंघाई फैक्ट्री में, बट उस टाइमलाइन को थोड़ा और इन्होंने बढ़ा दिया है क्योंकि अभी भी कोरोना संक्रमित लोग तो हैं ही वहां पर। हालांकि चीन ने रेस्ट्रिक्शंस हटा दी हैं तो इनके प्रोडक्शन में असर आ रहा है, डिमांड की चिंता है। तो टेस्ला के लिए सबसे खराब महीना, सबसे खराब क्वार्टर और सबसे खराब साल आप आते हुए देख रहे हैं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, ऊंचाई से 70% से ज्यादा ये काउंटर करेक्ट हो चुका है। टेस्ला ही नहीं, बाकी आईटी से जुड़े सेक्टर्स में भी आपने बिकवाली देखी। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में भी प्रेशर था। एप्पल का शेयर भी कल 1.5% लुढ़का है और 1.5 साल के निचले स्तर पर आपको एप्पल भी ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड आपने आईटी और उससे जुड़े सेक्टर्स में काफी भारी गिरावट आती हुई देखी है। एयरलाइन शेयर्स में भी कल भारी बिकवाली हुई थी क्योंकि जैसा हम हाईलाइट कर रहे हैं, आप भी बता रही थी, स्नोस्टॉर्म जो आया है यूएस में उससे हजारों फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इनफैक्ट उनकी एक एयरलाइन है साउथ वेस्ट एयरलाइन जिसकी 70% शेड्यूल्ड फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं पिछले कुछ दिनों में। तो वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि थोड़ी नेगेटिविटी इस समय बाजार में बनी हुई है। जो सेंटा रैली होती है आखिरी 5-6 दिन की, और जिस ऑप्टिमिज्म से कल शाम हम अमेरिकी ट्रेड में गए थे वो क्लियरली स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ। यूरोप में आधे % तक की तेजी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमोडिटीज लार्जली आपको दायरे में ही दिखेंगी, थोड़ा उतार चढ़ाव आपने जरूर देखा है। डॉलर इंडेक्स 104 के आसपास है तो वहां से कोई परेशानी नहीं आ रही है। सोना कल उछला था, उसके बाद वापस आपको $1820 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चांदी $24 के पास है। ब्रेंट करीब $85 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यूएस में स्नोस्टॉर्म से जो रिफाइनरीज का प्रोडक्शन ठप हुआ था अब वो वापस ऑन स्ट्रीम आने की कोशिश कर रही हैं, बट हाँ चीन से डिमांड वापस आने का सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो 3 हफ्ते की ऊंचाई के आसपास ही आपको कच्चे तेल के दाम दिखेंगे। नेचुरल गैस में भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, करीब $5 के आसपास है।
बेस मेटल्स में लगातार 2 दिनों से थोड़ा एक्शन आपको जरूर दिख रहा है चीन की रीओपनिंग की वजह से। आज एलएमई पर देखते हैं किस तरह का ट्रेड वहां पर होगा लंबे वीकेंड के बाद। एंड ऑफ कोर्स एग्री कमोडिटीज में थोड़ा मिला जुला कारोबार रहा है, तो कमोडिटीज ठीक ठाक है, बट हाँ यूएस का एक्शन बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाजार ने एक्सपेक्ट किया था। और इसलिए देखिए अब आपकी एशिया की स्क्रीन पर अक्रॉस द बोर्ड गिरावट आ रही है, एसजेएक्स भी करीब 80 पॉइंट नीचे है। चलिए, तो फिलहाल एशियन बाजारों की स्थिति तो डगमगाती हुई है, हमारे मार्केट्स उस पर कैसे रिएक्ट करेंगे ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल शुक्रिया आपका दीपांशु, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों को समझाने के लिए और रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसे रहा है कल यानी कि मंगलवार को। तो हाल फिलहाल में हमने जो घरेलू संस्थागत निवेशक है उनकी तरफ से देखा अच्छा दमखम दिखा है। कल भी ये रिफ्लेक्ट हुआ, 622 करोड़ के आसपास की खरीद दिखी, लेकिन लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन हमने देखा है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं उनकी तरफ से निकासी बढ़ी है। खासतौर से एफएनओ में 3230 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर निकल कर आया है। अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हैं उन सबके बीच हमारे मार्केट में आज आपको क्या ट्रेडिंग रेंज पकड़ के चलनी है, क्या रणनीति होगी, बताने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, आज के लिए सर क्या ट्रेडिंग एडवाइस होगी और निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स कौन से होंगे जिन्हें हमें फॉलो करना है? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए थोड़े ग्लोबल संकेत हल्की कमजोरी के हैं, या कह सकते हैं कि जितनी हमारी उम्मीद थी उतनी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए नहीं। रेंज छोटी थी लेकिन उतार चढ़ाव था और 2 दिनों की अच्छी तेजी के बाद थोड़े भारतीय बाजार हल्का करेक्शन दिखा सकते हैं। 18,000 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ही बाजार को, वहां तक जाने की कोशिश हो सकती। तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है, पहला सपोर्ट लेवल जो बाजार के लिए आज बनेगा वो 17,950 से लेकर 18,025 की रेंज का होगा। इस रेंज में बाजार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और ऊपर में 18,175 से लेकर 18,250 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी अगर निचले समय में एक अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश करें। पूरी तरह से वॉल्यूम्स थोड़े से ग्लोबल मार्केट में भी कम है, हमारे यहाँ भी मंथली एक्सपायरी के लिए आज से देखें तो थोड़े कम ही वॉल्यूम्स हैं। ऐसे में रेंज बाउंड ट्रेड रहने की उम्मीद है। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 43,000 के आसपास एक बड़ी रुकावट वाला मामला बन रहा है। 2 दिनों से हम उसे पार करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं पर जाकर अटक रहे हैं। अब जो सपोर्ट है नीचे की तरफ वो है 42,325 से 42,225 से 42,400, 42,225, 42,400, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। और ऊपरी स्तर पर 43,000 को अगर पार करके ठीक है तो 43,075 से 43,225 ये अगली रुकावट की जगह होगी। सो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के संकेतों के हिसाब से हम कमजोर शुरुआत करेंगे, 18,000 के आसपास रुककर वक्त बिताने की कोशिश करेंगे और वहां से देखेंगे आगे किस तरह का रुझान बनता है। जी, पॉइंट टेकन सर। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण एडवाइस आज निकल कर आ रही है क्योंकि एशियन मार्केट्स ऑफ कोर्स थोड़े से लड़खड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। लेवल्स रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पर 17,950 से 18,025 ये आपकी सपोर्ट रेंज का काम करेगी निफ्टी पे। अपर बैंड 18,250 तक स्ट्रेच होता हुआ दिख रहा है। वहीं बैंक निफ्टी में 41,950 से 400 ये एक महत्वपूर्ण आप कह सकते हैं सपोर्ट रेंज आज साबित होगी 41,925 से 42,400 और जो अपर बैंड है वो 43,075 और 43,225 तक स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये वो ट्रेडिंग रेंज है जिसको आज आपको फॉलो करके चलना है। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। अरमान पूरी तैयारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, महत्वपूर्ण ट्रिगर्स और लिस्ट क्या कहती है आज? आज महत्वपूर्ण ट्रिगर में मुश्किल से 2 ट्रिगर्स हैं और उसमें भी पहला ट्रिगर तो ये है कि जो कॉल ड्रॉप और स्लो नेटवर्क के ऊपर डीओटी की बैठक है, उसी के साथ साथ हाउसिंग मिनिस्टर जो हैं वो लॉन्च करते हुए दिखेंगे फिस्कल रैंकिंग सिटीज़ की। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट आईपीओ जो बंद होता हुआ दिखा है, ओवरऑल सब्सक्रिप्शन अगर आप देखेंगे तो 53% बढ़ता हुआ दिखा है, जिसमें क्यूआईबी का हिस्सा तो पूरा बढ़ा है, रिटेल का हिस्सा 21% बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाएं तो आरबीएनएल पर ध्यान रखिएगा कि मालदीव में लगभग 1550 करोड़ का जो एक हार्बर प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को एलओए मिलता हुआ दिखा है। वेल्सपन इंटरप्राइजेस 30 दिसंबर को अगर आप बात करेंगे तो वहां पर बोर्ड बैठक में शेयर बायबैक पर विचार किया जाएगा। इंडिया पेस्टिसाइड्स की बात करें तो वहां पर सब्सिडरी, इनकी जो सब्सिडरी है उसको हमीरपुर में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए जो पर्यावरण का मंजूरी है, पर्यावरणीय मंजूरी है, वो मिलती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ गैर प्रमोटर एक मार्वल आइडेंटिंग करके हैं, उन्होंने लगभग 23,000 शेयर के आसपास जो हैं वो बेचे हैं। इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग की बात करें तो वहां पर प्रमोटर ग्रुप ने लगभग 2.35 लगभग 2.4 करोड़ जो वारंट्स जारी करने को मंजूरी मिली और ये भाव लगभग 42.4 का। और अंत में बात करें पंजाब एंड सिंध बैंक की, जहां पर 30 दिसंबर को बोर्ड बैठक में 250 करोड़ तक की जो पूंजी जुटाने पर विचार किया जाएगा।
ओके, चलिए, तो आज लिस्ट थोड़ी क्रिस्प है, लेकिन ये वो पॉकेट्स हैं जिन पर आपको फोकस करना है और इन्हीं के दम पर आज चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा। शुक्रिया अरमान, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ से आ रही हैं। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। आइनॉक्स लीजर पर ये फोकस करने को कह रहे हैं और यहीं पर खरीद की रिकमेंडेशन है। 495 रुपए के आसपास इसकी लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी। स्टॉप लॉस अब आपको 482 का लगाना है 518 के टारगेट के लिए। अब बारी आती है आन राठी सिक्योरिटीज की। एप्पल खरीद के चलने की सलाह है। स्टॉप लॉस यहां रहेगा 1020 का और टारगेट आपको 1130 का ये दे रहे हैं। वहीं सेंट्रम ब्रोकिंग, इनकी तरफ से आज 2 रिकमेंडेशंस हैं। पहली तो आईआरबी इंफ्रा खरीद के चलने की है। इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस 288 का लगाना है, लक्ष्य 306 का है और बाटा इंडिया को भी खरीद के ही चलना है। बाइंग की स्ट्रैटेजी में स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1618 का और लक्ष्य है 1670 का। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार पर आज एक्सपर्ट्स आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजी लेकर आए हैं, किन शेयरों में आज कमाई का मौका मिलेगा। सब पर बात करने के लिए ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी, मॉर्निंग मंथली एक्सपायरी के लिहाज से वोलेटिलिटी तो दिखेगी ही, इंटरनेशनल मार्केट से भी आज हम देख रहे हैं एशियन मार्केट से ढीले संकेत हैं, तो जरा बताइए पहले ब्रॉडर मार्केट्स में क्या करना है। गुड मॉर्निंग टू यू नेहा। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्सट्रीम ओवरसोल्ड बाजार से हमने देखा कि पिछले 2 दिनों में बहुत ही शानदार एक रिकवरी देखने को मिली और बाजार काफी हल्के थे। उसके चलते हमने देखा कि बाजार वापस से अब थोड़ा सा अपना एक नॉर्मल रेंज में आते हुए नजर आए हैं। कल जिस हिसाब से आखिरी के 1-1.5 घंटे में खरीदारी देखने को मिली थी और उसके बाद हमने देखा कि ग्लोबल मार्केट से उतना कोई पॉजिटिव क्लूज नहीं मिले आज ओपनिंग के लिए, तो मुझे लगता है कि जो इनिशियल डिप है वो वापस से खरीदारी को एक मौका यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आज के लिए और कल के लिए अगर मैं बात करता हूँ तो मेरा ऐसा मानना है कि बाजार एक ट्रेडिंग रेंज पकड़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी में 18,000 एक लोअर एंड रह सकता है इस जोन का और अपसाइड में 18,200 जो एक सप्लाई की तरह रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो वीक शुरुआत पर मेरा मानना है कि यहाँ पर खरीदारी करें, 18,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं, अपसाइड में 18,150 18,200 पर मुनाफा वसूल करें और एग्रेसिव ट्रेडर्स हायर एंड पर शॉर्ट भी करके चल सकते हैं 18,250 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं निफ्टी बैंक में भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से कल आखिरी 1 घंटे में शॉर्ट कवर होते हुए नजर आए, तो यहाँ पर जो गिरावट है आज अगर थोड़ा सा कोई गैप डाउन मिलता है तो वहां पर वापस से पहला डिप खरीदारी करते हुए नजर आ सकता है और अपसाइड में 43,100 43,150 वो लेवल है, वो रेंज है जहां पर मुनाफा भी वसूल करे तेजी की पोजीशन में और एग्रेसिव ट्रेडर 43,250 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। तो ऑल इन ऑल एक रेंज बाउंड मुझे लगता है कि बाजार देखने को मिल सकता है जहां पर दोनों ही तरह के ट्रेड लेकर चले जा सकते हैं। चलिए, दोनों साइड के ट्रेड मुमकिन है। अपर बैंड में आपको बिकवाली की रिकमेंडेशंस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में निकल कर आ रही है, तो रेंज प्ले वाला आज दिन है। कोई बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्शन जो भी दिखना है वो इसी रेंज में दिखेगा। चलिए, ये तो बात हो गई ब्रॉडर मार्केट्स की, लेकिन हिमांशु जी हमने देखा है कि एक बार फिर से जो कमोडिटी बेस्ड थीम है वो इक्विटी मार्केट को ड्राइव करती हुई दिखी और मेरा इशारा एक्चुअली मेटल स्पेस की तरफ है, क्योंकि हमने देखा कि निफ्टी के जो टॉप 3 गेनर्स हैं वो मेटल स्पेस से थे। कल हिंडाल्को, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, जबरदस्त एक्शन हमने इंडेक्स में भी देखा है, मेटल इंडेक्स में और चुनिंदा मेटल स्टॉक्स में भी। क्या यही आप कह सकते प्ले आज भी जारी रहेगा एंड इफ सो कोई कमाई के मौके आपको इस स्पेस में खास दिख रहे हैं? देखिए नेहा, बिल्कुल ये एक ऐसा सेक्टर था जो कि एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड था और आप अगर देखेंगे कल का ही एक सेशन का जो गेन था वो लगभग 2-2 हफ्तों का, अगर आप ब्रॉडली जिन स्टॉक्स का आपने नाम लिया, 2-2 हफ्तों की जो वीकनेस थी वो एक ही सेशंस में यहाँ पर कल जो है वो सबसाइड होती हुई नजर आई। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग है और जस्ट मंथली एक्सपायरी से पहले तो बिल्कुल यहाँ पर आज भी मुझे लगता है रैली स्ट्रेच होती हुई नजर आ सकती है। कल बहुत शानदार ब्रेकआउट हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में देखा, वहां पर एक मुझे लगता है कि तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। टाटा स्टील का डेटा बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आया था, वहां पर भी मुझे लगता है कि 5 से 7% की अपसाइड देखने को मिल सकती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिंदल स्टील एंड पावर मेरी खरीदारी की सलाह रहेगी, जहां पर एक बहुत ही अच्छा वीकली चार्ट पर एक फ्लैट फॉर्मेशन में कल ब्रेकआउट देखने को मिला है। मुझे लगता है कि यहाँ पर 600 रुपए तक के टारगेट्स आते हुए नजर आ सकते हैं और 568 रुपए के नीचे का आज के लिए इंट्राडे पर एक तेजी की पोजीशन का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की सलाह है। ओके, ये तो बात मेटल स्पेस की होगी, लेकिन बैंकिंग थीम इसका क्या मतलब अभी भी क्या लगता है पीएसयू बैंक या प्राइवेट बैंकों में ये जो एक तेजी की लहर शुरू हुई थी 4 दिन के उस गिरावट, पिछले हफ्ते की गिरावट से पहले, इज इट स्टिल इंटैक्ट? और अगर ऐसा है तो किसी ने अगर गाड़ी मिस कर दी हो तो क्या मौके हैं उनके लिए आज?
देखिए नेहा, क्लियरली बैंक्स एज अ पॉकेट अभी भी स्ट्रॉन्ग पॉकेट है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जहां पर हमने देखा कि तुरंत एकदम बहुत तेजी से बाजार को सपोर्ट मिलती हुई बैंकिंग इंडेक्स से देखने को मिली। और यहाँ पर जो मुझे लगता है कि जो स्ट्रॉन्ग स्पेस है वो क्लियरली अभी भी एक्सिस बैंक और आईसीआईसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंक में, तो ये 3-4 जो टॉप पिक्स रहेंगी हमारी। और मुझे लगता है कि जैसा कि मैंने कहा कि मेरा ऐसा मानना है कि दोनों ही इंडाइसेस एक क्रूशियल रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा आने वाला 1 या 2 दिन मंथली एक्सपायरी से पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन देखने को मिले। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जनवरी सीरीज के लिए मुझे लगता है कोई भी अगर डिप मिलती है तो एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक में दोनों में खरीदारी करके चला जा सकता है। ओके हिमांशु जी, फर्टिलाइजर स्पेस हम टिपिकली ट्रेडिशनली देखते हैं कि बजट से पहले ये जो फर्टिलाइजर स्पेस है वो काफी बजिंग होता है, और वो कल भी हमने देखा। फैक्ट, मद्रास फर्टिलाइजर, आरसीएफ, चंबल, सब में 2 से 10% तक की स्ट्रेंथ, जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है। अभी भी स्टीम बाकी है फ्रेश खरीदारी के लिए। मौजूदा लेवल आज सही रहेंगे या फिर थोड़े करेक्शन का इंतजार करना पड़ेगा? नेहा जी, मुझे लगता है कि कैश सेगमेंट के फर्टिलाइजर स्टॉक में हमने एक तरफा तेजी देखी, और मुझे लगता है कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रिटर्न इन्वेस्टर्स को पिछले 3-4 हफ्तों में यहाँ पर देखने को मिले। मेरा ऐसा मानना है कि इतने शार्प रनअप के बाद अब यहाँ पर स्टॉक्स को चेज करना बहुत अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। अगर आपको यहाँ पर मुनाफा मिलता है, कोई यहाँ से और बजट तक कुछ अगर अपसाइड मिलती है, तो अपनी पोजीशंस में प्रॉफिट बुक करें। फ्रेश चेज करने की सलाह नहीं है। एफ&ओ स्टॉक्स की अगर मैं बात करता हूँ, जीएनएफसी अगर है या चंबल फर्टिलाइजर्स है, तो दोनों के ही स्टॉक्स थोड़ा सा वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा कि लगातार सपोर्ट टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर बजट से पहले कोई रिलीफ रैली स्टॉक्स में मिलती है तो यहाँ पर भी दोनों में ही एग्जिट करके चलने की सलाह रहेगी। पॉइंट टेकन। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़े विस्तार से बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स के अलावा कौन कौन से ऐसे पॉकेट्स हैं जिनमें अभी फोकस करना और किन्हें करना है अवॉइड। आइए, इक्विटी स्पेस के बाद अब बारी आती है कमोडिटी बाजार की रणनीति समझाने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग। दायरे का ट्रेड ऑफकोर्स आज मॉर्निंग में हम देख रहे हैं, लेकिन एक्शन भी भरपूर पिछले कुछ हफ्तों में रहा है। सोने चांदी के साथ करेंगे शुरुआत। सोना एक दायरे को पकड़ के पूरे दिसंबर ट्रेड करता हुआ दिखा है। अब नेक्स्ट लेग ऑफ एक्शन क्या अब यहां से दिखेगा? क्या करना चाहिए? बिल्कुल नया जी, सोने और चांदी में ओवरऑल मोमेंटम जो है वो पॉजिटिव ही बना हुआ है, और जिस तरह से सोने ने एक रैली दिखाई है पिछले 2 से 3 महीनों में, तो ये मोमेंटम आगे 2023 में भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। एक अच्छी बढ़त की उम्मीद सोना और चांदी में इस वर्ष में रहेगी। स्पेसिफिकली अगर इंट्राडे की मैं बात करूं तो आज सोने और चांदी में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। डॉलर इंडेक्स में निचले स्तरों से फिर एक बार रिकवरी देखने को मिल रही है। वहीं यूएस के जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है वो कल 3.85% पर पहुंचते हुए नजर आए थे। चांदी में अगर हम एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पे 70,500 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो आज एक मुनाफा वसूली की संभावना यहाँ लगती है, हालांकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। इंट्राडे में आज यहाँ 70,200 पर चांदी में बिकवाली करके चल सकते हैं 70,550 के स्टॉप लॉस से। 69,400 का यहाँ पे लक्ष्य रखें। ये कॉल स्पेसिफिकली इंट्राडे के लिए ही रही। साथ ही कच्चे तेल में अब यहाँ क्या किया जाए, क्योंकि दोनों तरफ के व्यूज हैं। सप्लाई टाइटनेस की तो स्थिति बनी हुई है, लेकिन चाइना अब धीरे धीरे सिग्नल दे रहा है रीओपनिंग के फाइनली, और उसी के दम पर कल हमने स्ट्रेंथ देखी। क्या ये भरोसेमंद है? एंड इफ सो, खरीदारी बनती है? कच्चे तेल में यह सप्ताह मजबूती बिल्कुल बनी रहेगी, क्योंकि जिस तरह से हमने यूएस में विंटर स्टॉर्म देखा है तो उसके चलते वहाँ सप्लाई भी बाधित होती हुई दिख रही है। साथ ही यहाँ रशिया की तरफ से जो कंट्रीज ने ऑयल में प्राइस कैपिंग लगाई है उनको एक्सपोर्ट रोकने की भी बात की जा रही है। तो ओवरऑल ट्रेंड अभी यहाँ कच्चा तेल का जो है पॉजिटिव ही दिखाई देता है। हमारा मानना है कि WTI में $78 से 78.5 पर अच्छे सपोर्ट्स रहेंगे। भारतीय बाजारों में 6,620 के स्तर पर मजबूत सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। तो अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास कीमतें मिले 6,620 पे तो बाई करके चलना चाहिए। 6,560 का स्टॉप लॉस लगाएं। इंट्राडे के लिए लक्ष्य जो है वो 6,720 का रहेगा। 4 दिन की क्रिसमस की छुट्टियों के बाद एलएमई आज वापस लौटेगा, और शंघाई में तो हमने देखा लगातार दूसरे ट्रेडिंग सेशन मेटल्स में स्ट्रेंथ दिखी है। क्या माना जाए, अब फिर से मेटल्स के अच्छे दिन हैं? क्या खरीदारी बनती है आज? बिल्कुल, बेस मेटल्स में मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है, और हम देख रहे हैं कि ग्रेजुअली जो है ओवरऑल बेस मेटल पैक में बढ़त ही जो है वो देखने को मिल रही है, और कॉपर यहाँ पे ओवरऑल पैक को लीड करता हुआ दिख रहा है। एलएमई पर हम देख रहे थे कि 8,000 के ऊपर जो है कॉपर की कीमतें टिकी हुई रही दिसंबर के पूरे महीने में।
और भारतीय बाजारों में भी अच्छी रैली यहाँ देखने को मिली है। तो हमारा मानना है कि स्पेशली कॉपर में यहाँ मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल बाइंग करके चलना चाहिए। थोड़े डिप्स में 722 के स्तर मिले तो जनवरी वायदा में बाइंग करके चलना चाहिए। 716 के स्टॉप लॉस से लक्ष्य 734 का यहाँ पे रखा जा सकता है। ओके, नेचुरल गैस ने जो 9 महीने के निचले स्तर से एक रिकवरी दिखाई थी 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, वो गवा दी है। क्या माना जाए, ये साल का अंत 9 मंथ लोज पर ही होता हुआ दिखाई दे रहा है? आज अगर किसी को कोई ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है तो वो क्या होगी? नेचुरल गैस में वॉलेटिलिटी यहाँ काफी देखने को मिली है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की मैं बात करूँ तो $4.7 के आसपास यहाँ पे सपोर्ट है और भारतीय बाजारों में जो नया कॉन्ट्रैक्ट है जनवरी का, वहाँ पे 400 के स्तर पर जो है यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहे हैं। तो अगर डिप्स मिलता है 400-404 के रेंज में आए तो वहाँ एक बार बाइंग की जा सकती है 392 के स्टॉप लॉस से। अगर 392 के नीचे कॉन्ट्रैक्ट फिसलता है तो फिर यहाँ पे एक पैनिक सेलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इन स्तरों पर नजर रखें। ऊपर में 450 यहाँ पे मजबूत रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल के आसपास जब जब भी कीमतें आए एक बार अपनी लॉन्ग की पोजीशन से एग्जिट लेते रहें। ओके मनोज जी, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहां हैं आज कमाई के मौके। आइए एक महत्वपूर्ण खबर से आपका परिचय करा देते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की हेल्थ में तेजी से सुधार हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आज दिल्ली एम्स में वो घर लौट सकती हैं। खबर है कि वायरल फीवर के बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि उनमें वायरल फीवर के लक्षण पाए गए और अब चिंता की कोई बात नहीं है। खबरों के मुताबिक उन्हें एम्स के प्राइवेट वार्ड में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि वित्त मंत्री 1 फरवरी को आम बजट पेश करने वाली हैं। चलिए जाते जाते हम आपको फटाफट एक बार बता देते हैं कि आज अनिल सर ने निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर क्या स्ट्रैटेजी दी है। सपोर्ट रेंज हम रिपीट कर देते हैं, 17,950 से 18,025 ये निफ्टी में सपोर्ट रेंज का काम करेगी। अपर बैंड जो है रेजिस्टेंस बैंड 18,175 से 250 के बीच में स्ट्रेच होती दिख रही है। वहीं बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो यहां पर 42,225 से 42,400 की सपोर्ट रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में, और जो अपर बैंड है रेजिस्टेंस बैंड 43,075 से 43,225 की दिख रही है।